हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, जहां पर हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि अम्ल क्या होते हैं, बेस के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि क्षार क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, संकेतक के साथ ये कौन कौन सा कलर देते हैं। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने पढ़ लिया था कि उदासीन पदार्थ क्या होते हैं, और जो ये न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये क्या होती है, इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम अम्ल वर्षा के बारे में बात कर रहे थे, एसिड रेन भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो एसिड रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि चलिए इस साइकिल से समझते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर इमेज है, इमेज से हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, पॉल्यूशन से जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बारिश के पानी के साथ वो मिल जाती है और एसिड फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि एसिड को बनाती है। तो वही एसिड वर्षा के रूप में पानी के साथ नीचे आता है और मृदा के ऊपर गिरता है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, उन पर गिरता है। जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इनके ऊपर गिरता है और इनको क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ठीक, तो एसिड रेन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी गैसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी गैसेस कैसे जो है एसिड बनाती हैं। ठीक है, और ये हानिकारक क्यों होती हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि अम्ल जो होते हैं उन्हें कभी धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि आमतौर पर ये क्या होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिव नेचर के होते हैं, जिस वजह से धातु के साथ अगर हम इन्हें रखेंगे तो धातु के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, धातु के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और H2 गैस ये बनाते हैं। ठीक, इस वजह से इन्हें धातु के साथ जो है एसिड को नहीं रखा जाता, यानी कि धातु के किसी भी कंटेनर में या बर्तन में एसिड को नहीं रखा जाएगा। हमेशा इसे कहाँ रखा जाएगा, जैसे कांच का बर्तन है, इस तरह के जो कंटेनर्स हैं, जैसे कांच का कोई कंटेनर है, उसमें इसे रखा जाएगा, क्योंकि कांच जो है बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता, यानी कि प्रतिक्रियाशील नहीं होता। चलिए, जैसे देख लेते हैं, हमारे पास कोई एसिड है। ठीक है, कोई मेटल हमने लिया, जिंक मेटल, इसकी रिएक्शन हुई एसिड के साथ, तो क्या बनेगा। या हम बात कर लेते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सोडियम मेटल की बात की थी ना, जैसे HCl की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, HCl की रिएक्शन अगर हम कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 गैस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम इसे कर लेंगे। ठीक, चल, ये बात हो गई कि ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और H2 गैस ये प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें कभी भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रखा जाता एसिड को। तो आपने कभी भी लेबोरेटरी में देखा होगा एसिड को,
है ना, या आपने किसी शॉप में देखा होगा, है ना, जो भी हमारे फार्मा की जो शॉप्स होती हैं वहां पर आपने देखा होगा, या स्कूल के लैबोरेटरीज में देखा होगा, या दूसरे अलग लैबोरेटरीज में देखा होगा। तो वहां पर आपने जब भी एसिड को देखा होगा तो वो हमेशा किस कंटेनर में रहता है, हमेशा कांच के कंटेनर में आपने उसे देखा होगा। ठीक, क्यों 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 रखा जाता है? क्योंकि कांच के साथ वो किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे रोजमर्रा के जो जीवन है, रोजमर्रा के जीवन में न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है। चलिए, तो सबसे पहले उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब उदासीनीकरण है क्या, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब कोई एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड जैसे HCl किसी बेस के साथ मिलती है, क्या बनाती है? कोई एसिड जिस कभी भी किसी बेस के साथ बना मिलता है तो क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में हो क्या रहा है? ठीक है, एसिड और बेस क्या कर रहे हैं? अब ये जो बेस है ये इस एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है, और ये जो एसिड है ये इस बेस के इफेक्ट को खत्म करती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं, तो इससे ना एसिड का इफेक्ट रहेगा ना बेस का इफेक्ट रहेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कहीं पर एसिडिटी बढ़ गई है, यानी कि एसिड ज्यादा हो गया है, कहीं पर क्या हो गया? एसिड ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो एसिड को, वो जो जहां पर एसिड ज्यादा हो गया है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि उदासीन करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस पर डाल देना है कोई बेस। बेस डाल करके ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इंडाइजेशन से इसे समझते हैं, यानी कि अपच से इसे समझते हैं। अब ये है क्या, इसमें होता क्या है? अब जैसे कि कुछ चीजें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, जैसे जैसे कि हमें डायग्राम ए दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। अब ये क्या, हमारा स्टमक। अब हमारे स्टमक में क्या होती है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसे हम कहते हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होती है हमारे स्टमक में? क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है? पाचन में मदद करती है। जो हमारे खाने का जो पाचन है, जो भी हम खाते हैं हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, ये क्या करता है? खाने का पाचन करता है। पहली चीज ये हो गया। अब ये अगर एसिड सही मात्रा में है तो ये पाचन करेगा, लेकिन अगर एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये क्या कर देता है? ये अपच जैसी सिचुएशन बना देता है। अगर एसिड ज्यादा हो जाता है तो ये पाचन नहीं करता। ठीक है, तो अपच जैसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें खाने का जो है सही तरीके से पाचन नहीं होता। हमें जो है जलन जैसी भावना आने लगती है ना, अंदर से हमें लगता है कि जैसे जो हमारे स्टमक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में और पूरे गले तक हमें जो है जलन जैसी फीलिंग आने लगती है। ठीक है, कुछ ठीक है, जलन जैसी फीलिंग आने लगती है। तो ये किस वजह से हो रहा है? हमारे स्टमक में एसिड ज्यादा हो जाने की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब अगर स्टमक में अब एसिड ज्यादा हो गई है तो क्या किया जाए? कैसे इस कंडीशन को सही किया जाए? कैसे हम इस कंडीशन को सही कर सकते हैं अगर एसिड हमारे स्टमक में ज्यादा हो गई? क्योंकि अगर अपाचन होगा, खाने का सही तरीके से पाचन नहीं होगा, तो आगे जाकर के हमें बहुत सारी
प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी जो मेडिकल इश्यूज हैं वो हमें होने लगेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करते हैं, जब भी एसिडिटी हमें होने लगती है, एसिडिटी का मतलब क्या है कि शरीर में या हम कहें स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ रही है, या हम कहते हैं अम्लता बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों यहाँ पर लेते हैं कोई बेस के साथ, हम क्या लेते हैं, कोई बेस। ठीक है, कोई बेस हम लेते हैं। अब ये बेस क्या हो सकता है? ये बेस हो सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम दूध या मैग्नीशियम भी कहते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दूध या मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। अब ये बेस क्या करता है, एसिड के साथ मिलकर के ये जो एसिडिटी हमारे स्टमक में हो रही है ना, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, पूरे तरीके से क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिस वजह से हम ठीक हो जाते हैं, और जो पेन हमें, जो दर्द हमें महसूस हो रहा था, वो दर्द पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो सिंपल इस बेस ने करा क्या, ये जो बेस हमने लिया, ये जो क्षार हमने लिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जिसको हम एक एंटासिड भी कहते हैं। ठीक है, एंटासिड भी हम इसे कहते हैं, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड भी हम कहते हैं। तो हमने क्या किया, ये एंटासिड लिया। ठीक है, इस एंटासिड ने क्या किया, ये जो एक्सेस एसिड हमारे स्टमक में है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे स्टमक में था, उसके इफेक्ट को पूरा खत्म कर। ठीक, चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि ड्यूरिंग इनडाइजेशन, यानी कि अपाचन के दौरान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक बेस है, ये हमें क्या पहुंचाता है, राहत पहुंचाता है। और जो एक्सेस एसिड था हमारे स्टमक में, क्योंकि एसिड बढ़ गया, देखो ऐसे नहीं कि पूरे एसिड को खत्म कर देगा ये हमारे स्टमक में, अगर पूरे एसिड को खत्म कर देगा तो बाद में हम जो खाना खाएंगे उसका पाचन कैसे होगा, उसका पाचन नहीं हो पाएगा ना। एसिडिटी हो क्यों रही है, एसिड हमारे स्टमक में इस वजह से हो रही है क्या? नहीं, देखो एसिड तो स्टमक में पहले से है ही, लेकिन एसिड जब ज्यादा बढ़ जा रहा है इस वजह से एसिडिटी हो रही है। तो ये जो एक्सेस एसिड था, ये जो एक्स्ट्रा एसिड बना हुआ था हमारे स्टमक में, उसको ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। बाकी थोड़ा बहुत एसिड तो रहेगा ही, अगर बिल्कुल ही एसिड खत्म हो जाएगा तो खाने का पाचन कैसे होगा हमारे स्टमक में। ठीक, चलो, इतनी बात समझ में आ गई। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेगा। ठीक है, चलिए, चलिए, तो नोट कर लीजिए इतना अपच के बारे में, या अपाचन जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अपच, हम जानते कि हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, बिल्कुल करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं HCl। ठीक है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, एसिड क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। लेकिन कभी कभी पेट से बहुत अधिक मात्रा में एसिड निकलता है, जिससे अपच या कभी कभी हाइपर एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी एसिड ज्यादा बनने की वजह से, एसिड ज्यादा होने की वजह से अपच जैसी कंडीशन आ जाती है। इसीलिए हमें इस अम्ल को ऐसे पदार्थों के माध्यम से बेअसर करना होगा जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर एंटासिड के रूप में जाना जाता है। अब इन्हें क्या कहा जाता है, एंटासिड कहा जाता है, जैसे दूध या मैग्नीशिया है। ठीक है, ठीक है, उदाहरण के लिए मैग्नीशिया का दूध एक बुनियादी पदार्थ है जो पेट के एसिड को बेअसर कर सकता है, जिस जो हमने कहा, जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या हम इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हेल्प करता है हमारे
स्टमक में जो एक्सेस एसिड बना हुआ है, जो एक्स्ट्रा एसिड बना हुआ है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, चलिए तो देखो 4 पॉइंट में हमने ये पूरा जो प्रोसेस है वो समझ लिया है कि एसिड तो है, लेकिन जब एसिड ज्यादा बन जाता है तो अपाचन जैसी या अपच जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो जो अपच जैसी कंडीशन अब बन गई है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई एंटासिड लेना होगा। ठीक है, तो ये जो एंटासिड है, ये एंटासिड क्या करेगा, जो एक्सेस एसिड बना हुआ है उसके इफेक्ट को खत्म कर लेगा। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल देख लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि हमें दिख रहा है ये है हमारा स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में क्या हो गया है, ज्यादा एसिड हो गया, लिखा हुआ है ना टू मच एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक, यानी कि बहुत ज्यादा एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो गई है, बहुत ज्यादा एसिड बन गई है। तो हमें क्या करना है, टेक बेसिक सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय एसिड। तो हमें क्या करना है, इस एसिड को नष्ट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन। इस एक्सेस एसिड को उदासीन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एंटासिड लेना है। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर एक एंटासिड, ये रहा। ठीक है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये लेकर के हम ये जो एक्सेस एसिडिटी है इसको खत्म कर सकते हैं, या उदासीन कर सकते हैं, या इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चींटी का काटना। ठीक है, यानी कि जब चींटी हमें काटती है तो आपने देखा होगा, चलो अब ये हमारी स्किन का कोई एरिया है, मान लेते हैं ये हमारा हाथ है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा हाथ है। अब इस एरिया पर मान लेते हैं ये जो एरिया है, इस पर चींटी ने काटा है। ठीक है, यहाँ पर चींटी ने काटा है, तो जिस एरिया पर चींटी काटती है वहां पर हमें क्या होने लगता है, हल्का पेन होने लगता है। कैसा पेन होने लगता है, बर्निंग पेन। बर्निंग पेन, जैसा कि आपने देखा हो कभी हाथ जल जाता है तो उस समय जो हमें दर्द महसूस होता है, वैसा ही बर्निंग पेन तब हमें महसूस होता है जब चींटी हमें काटती है। क्यों महसूस होता है, देखो बच्चों, जब चींटी हमें काटती है तो उस समय वो हमारे शरीर पर क्या इंजेक्ट करती है, वो हमारे शरीर पर डालती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्या डालती है, फॉर्मिक। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है, जो चींटी ने हमारे शरीर पर जहां पर भी उसने काटा है वहां पर इंजेक्ट की है, तो ये तो क्या है, एसिड है। इस एसिड की वजह से हमें बर्निंग पेन होता है। ठीक है, अब ये जो पेन हमें हो रहा है, यानी कि ये जो दर्द हमें महसूस हो रहा है, इस दर्द को कैसे खत्म किया जाए, कैसे खत्म किया जाए इस दर्द को, इस दर्द को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर कोई बेस डाल देना है। ठीक है, कोई बेस यानी कि क्षार हमें यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, उस वो भी हमारा एक बेस है, बेकिंग सोडा। ठीक है, या तो हम बेकिंग सोडा यहाँ पर डाल दें, तो कोई भी क्षार हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्षार क्या करेगा, इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए तो इसे रीड करते हैं। तो चींटी के काटने से त्वचा में जलन होने लगती है, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को वहां पर क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, फिर इसलिए हम प्रभाव को बेअसर करने के लिए एक मूल पदार्थ का उपयोग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इफेक्ट हो रहा है, यानी कि जो प्रभाव है फॉर्मिक एसिड का, इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई बेकिंग सोडा या हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कोई कहा जाता है, या कैलामाइन घोल हम डाल सकते हैं। जिंक कार्बोनेट का उपयोग आमतौर पर चींटियों के काटने के इलाज के लिए किया जाता है। तो आप जानते हो कैलामाइन पाउडर एक आता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा हम यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे हमने अभी पढ़े हैं, कि बेकिंग सोडा हो गया, कैलामाइन हो गया, इन सभी में बेस होता है। ठीक है, इन सभी में क्या होता है, क्षार, यानी कि बेस होता है।
ये बेस क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमें जो पेन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये बात हो गई चींटी के काटने। इतना आपको नोट कर लेना है। जो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े, पहला कि कैसे जो हमारा जो अपाचन होता है, जहाँ पर शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो कैसे उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए। और दूसरा, जब चींटी काटती है तो जब वो एसिड इंजेक्ट बॉडी में करती है, तो कैसे उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इन्हें। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कुछ एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया कैसे हमारे लिए यूजफुल है, कैसे हम उसका उपयोग करते हैं, ये हमने पढ़ा। बाकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।